एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले CBSE क्लास 10 संस्कृत क्या पाठ्यक्रम है और कौन-कौन से प्रश्न इस एग्जाम में आते हैं और आपकी अंतिम दिनों की क्या रणनीति रहने वाली है। क्या हम आउट 80 में से 80 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। कौन-कौन से टॉपिक्स किस प्रश्न में पूछे जाते हैं, पूरी डिटेल से मैं आपको ये क्लास करवाने वाला हूँ। थोड़ी क्लास लंबी हो सकता है 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन ये मान के चले कि इस क्लास को यदि आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस इसी वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। व्याकरण से लेकर के गद्यांश तक की पूरी क्लासें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली। एक ही वीडियो में आपको पूरी क्लासें मिल जाएगी और 80 नंबर का जो पाठ्यक्रम है, 80 नंबर के जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूरे में यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ। पूरी व्याकरण में आपको इसमें बताने वाला हूँ और कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना, स्किप करके बिल्कुल वीडियो को नहीं देखना, क्योंकि आपको देखनी है पूरी क्लास तो कंटिन्यू देखनी है, अन्यथा देखना मत, क्योंकि बीच बीच में देखोगे समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसको देखोगे, पूरी क्लास समझ में आएगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो सिलेबस है मैं आपको एक ही क्लास में करवाने वाला हूँ। रिवीजन के हिसाब से करवाऊंगा तो थोड़ा फास्ट हो सकता है। ठीक है, पूरा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक को मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इतनी सभी चीजें एक ही वीडियो में लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरे जो टॉपिक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासतौर पर बात कर रहा हूँ CBSE क्लास 10 संस्कृत की। RBSE का सिलेबस थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इनमें से अधिकतर टॉपिक आपको राजस्थान बोर्ड में भी देखने को मिल जाएगी, अन्य बोर्ड में भी आपको इस टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने जो ये क्लास बनाने वाला हूँ मैं आपके लिए केवल CBSE पैटर्न पर बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है अन्य बोर्ड के मुकाबले, राजस्थान बोर्ड के मुकाबले थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें तो अपठित गद्यांश पूछा जाता है 10 नंबर का। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा चित्र वर्णन 5 अंक का। इसको भी मैं इजीली आपको पूरा करवाने वाला हूँ। यहाँ से आपका एक भी अंक यहाँ पर नहीं कटने वाला, पूरे 5 में से 5 में आपको दिलाने वाला हूँ। ठीक है, संधि संधि में आपके पूरे कंप्लीट प्रश्न यहाँ पर मैं एज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि नियम को आपने समझ लिया तो संधि के 4 में से 4 अंक आप ला सकते हो। ठीक है, समास समास को मैं पूरा यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। 4 अंक के प्रश्न आपको समास में मिल जाएंगे। प्रत्यय प्रत्यय में से ये मान के चले कि 4 में से 4 नंबर आपके पक्के कंफर्म, यदि आपने पूरी वीडियो देख ली। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से देख लेना तो यहाँ से आपके 4 में से 4 अंक पूरे पक्के कंफर्म पक्के आपको मिलेंगे। प्रत्यय का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, तो इस टॉपिक को मैं लास्ट में लूंगा और थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को भी मैं लेके चलूंगा। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो इसका वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने डिटेल क्लास बना रखी है वाच्य परिवर्तन को लेकर के, 3 अंक की है, लेकिन आपको 30 मिनट की जो क्लास है उस पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आपको हल करना है, कौन कौन से वाच्य परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के नियम होते हैं। पूरी डिटेल से मैंने ये वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। समय लेखन में कंफर्म आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले। ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले। अव्यय पद, अव्यय पद आपके 3 सही, इसका मतलब 4 में से 3 सही हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अशुद्धि संशोधन थोड़ा सा आपका कठिन हो सकता है, क्योंकि यदि अनुवाद आपने सीख रखा है, नहीं सीख रखा तो इसमें हम कोशिश करेंगे। यदि अनुवाद कार्य आपको आ गया तो अशुद्धि संशोधन तो आप आसानी से हल कर पाओगे। दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड, दोनों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये दोनों टॉपिक्स आपके 8 नंबर के टॉपिक इजीली कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं लास्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 12 नंबर के टॉपिक के 4-4 नंबर के प्रश्न गद्यांश पूछे जाते हैं। पहला गद्यांश होगा, दूसरा श्लोक होगा, तीसरा नाट्यांश होगा। ये भी सेम एज इट इज पहले प्रश्न की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न की तरह ही इसको आपको हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर होगा कि यहाँ का जो ग वाला पार्ट होता है
अनुच्छेद लेखनम के बाद का जो यथानिर्देशम उत्तर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस, या ऑब्जेक्टिव मिलेगा या आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा, वाक्य में आपको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा। तो इसको मैं लास्ट में आपको समझाने वाला हूँ। कथा क्रम संयोजन प्रश्न नंबर 15 पर होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये आपके पढ़े हुए पाठों में से आता है। खास तौर पर 3 से 4 ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, 3 से 4 टॉपिक्स का नाम बताऊंगा जिनमें से प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है। और ये मान के चलिए इस प्रश्न के लिए आप पिछले 3 से 4 वर्षों के मॉडल पेपर्स या बोर्ड के पेपर्स लेकर के बैठ जाइए, ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए, उन्हीं में से ये प्रश्न बैठने वाला है। तो इस प्रश्न की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ये आपको 3 से 4 साल जो प्रश्न पत्र होते हैं बोर्ड के वो आपको ले लेने, वहां से प्रश्न सीधा बैठ जाएगा, इसके लिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना। ठीक है, अर्थ लेखन में वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपने शब्दार्थ पढ़े, पूरे पाठ में से जो शब्दार्थ पढ़े वो शब्दार्थ यहाँ पर अर्थ लेखनम के नाम पे आएंगे। यानी पर्यायवाची मान के चलिए कि पर्यायवाची रिलेटेड प्रश्न 3 अंक के यहाँ पर पूछे जाते हैं। समस्या केवल इन 2 टॉपिक्स में आपकी हो सकती है। ठीक है, नंबर कटने की संभावना यहाँ तक आपको कहीं नहीं आने दूंगा। प्रश्न नंबर 16 तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरी क्लास से आपको एजिटिव मिलेगी। नंबर कटने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी 2 टॉपिक्स में देखने को मिलेगी, दोनों को आपको समझना होगा। दोनों को समझ लोगे तो ये 80 में से आपके। ठीक है, यहाँ कटने की संभावना कम है, यहाँ कटने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पत्र लेखनम मंजूषा के आधार पर पूछा जाएगा। 5 नंबर का है, 10 मंजूषा में शब्द होंगे और 10 शब्द में से एक भी शब्द आपने गलत कर दिया, इसका मतलब 2 शब्द आपके गलत हो जाएंगे, 1 मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा। तो इसको शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से लास्ट में आपको करना है और सही सही करना है। ठीक है, लास्ट में इस 2 टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है इस लॉन्ग वीडियो में आपको ये दोनों क्लासेस देखने को नहीं मिले, लेकिन बाद में इन दोनों की एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है एग्जाम के पहले। बाकी ये वाली जो क्लासेज है आपको लगभग ही मान के चलिए 15 से 20 जनवरी के बीच में ये क्लास आपको पूरी मिल जाएगी। उसमें आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना है कि नहीं, ये मार्क्स हमारे कंफर्म आ जाएंगे इन 2 टॉपिक्स को छोड़ के। ठीक है, अनुवाद कार्य इसमें आपको पूरा कारक पूरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स है उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपठित गद्यांश, चित्र वर्णम, संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, समय लेखनम, अव्यय पद, अशुद्धि संशोधनम, कथाक्रम संयोजनम, अर्थ लेखनम और एक गद्यांश, श्लोक और नाट्यांश, इनको मैं आपको एक ही क्लास में पूरी टॉपिक्स को मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर पहला, जो कि आपका है अपठित गद्यांश। तो इस पूरे पेपर में आपके 4 गद्यांश पूछे जाने वाले। ठीक है, एक तो अपठित गद्यांश होगा, एक पठित गद्यांश होगा, एक नाट्यांश होगा और एक श्लोक होगा। सेम प्रश्न पूछे जाएंगे चारों में से। ठीक है, केवल ये शीर्षक वाला जो प्रश्न है, शीर्षक वाला प्रश्न ही केवल आपके अपठित गद्यांश में पूछा जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और थर्ड वाला, ये तीनों प्रश्न आपके ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन में से आपके 3 प्रश्न चारों गद्यांश में, श्लोक में, नाट्यांश पूछे जाएंगे। बाकी शीर्षक वाला भाग आपको अपठित गद्यांश में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको संतुष्ट हो जाना है कि आपको 2 बार पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, प्राचीन काले सुदर्शन, इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है और पैराग्राफ को पढ़ करके कुछ जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट कर लीजिए, डॉट लगा दीजिए या थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से। ठीक है, पेन से मार्क करना अलाउड नहीं होता है बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस तरह से देख लेना कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसके बाद बात करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, समझ में नहीं आए तो भी आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। एग्जाम के पहले आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसमें आपको गद्यांश को याद करके पढ़ लेना। दूसरे प्रश्न के मुकाबले आपको गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रश्न पे आ जाना है। अब पहला जो प्रश्न है वो आपका पूछा जाएगा एक पद एवं उत्तर तक। एक पद में उत्तर दीजिए, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, 3 में से 2 क्वेश्चन हल करने। ठीक है, तो सिद्धार्थ से पालनम का अकरोत। ठीक है, 2 तरीके इसको हल करने के,
यदि आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ रहा है तो पूछ रहा है का अकरोत, का की जगह पूछ रहा है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द आएगा। पहले तो आपको पूरी लाइन को जैसा का जैसा उठाना है, पूरी लाइन को जैसा का जैसा उठाना है और आपके पैराग्राफ में फिक्स करना है। ठीक है, सिद्धार्थ से पालनम का अक्रोध, तो ये रहा आपका सिद्धार्थ से पालनम माता गौतमी अक्रोध। ठीक है, पूरी लाइन एज इट इज आपको पैराग्राफ में मिलेगी। वहां से आपको देखना सिद्धार्थ से आ रहा है, पालनम आ रहा है, अक्रोध आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, माता गौतमी। तो फिर आपका आंसर आपको लिखना है। तो आंसर जब लिखेंगे तो पूरे पैराग्राफ के क्वेश्चन के आंसर एक जगह लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला, पहले का प्रश्न और प्रश्न का क का उत्तर, और उत्तर डाल करके लिख लेना है आपको केवल वी माता गौतमी। ठीक है, और पूर्ण विराम याद करके लगा देना, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर देने का तरीका मैं बता दूं, उत्तर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट और इसका क, ये आपको आगे की तरफ लिखना है। ठीक है, इधर आपके लिए आंसर देने की अंक देने के लिए जगह छोड़ी होती है, इसको छोड़ देना, बाकी इधर आपको डाल करके क्रम से लिखते जाना है। क्वेश्चन के आंसर देते हैं, क्रम से आपको आंसर के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको एज इट इज पैराग्राफ में मिलेंगे, वहां से आपको इस तरह से इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 के उत्तर देने, 2 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर, तब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढो और उसकी जगह जो शब्द आ रहा है उसको लिख करके पूरा वाक्य जैसा का जैसा लिख दो, जैसे कस्य हृदय दयापूर्ण आसित। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये रहा, ये आपके प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है, ये वाला पार्ट आपका प्रश्न में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिद्धार्थ से हृदय दयापूर्ण आसित, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि कई बार आपको इस तरह से समझ में नहीं आए तो मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रश्न आपको लाइन से लाइन मिला करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको छोड़ना नहीं, इसको जैसा का जैसा पैराग्राफ में मिला ना पूरी लाइन को उठाना और इसका उत्तर लिख देना। ये सेकेंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपको ट्राई करना है कि आपको प्रश्नवाचक शब्द की जगह कोई शब्द मिल रहा है उसको लिखना है और जैसा का जैसा आपको सिलेबस जैसा का जैसा आपको आंसर में लिख देना है उसको पूरा करके। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप पूरी से लाइन में ला करके लिख देना। ठीक है, 2 शब्द आते हैं, एक तो कथयति और एक होता है चिंतयति। इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्न आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, जो आपकी लाइन मिल रही है उसके बाद वाली लाइन भी आपका आंसर में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कथयति चिंतयति के बाद डेज लगा करके आपको वो लाइन भी लिखनी है, तभी जाके आपका इस प्रकार का प्रश्न पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, ये भी 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, 1-2 का है, यानी 4 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, शीर्षक वाला आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद 3 से 4 शब्द आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो, सिद्धार्थ से दयापूर्ण हृदय, ये भी इसका हो सकता है, सिद्धार्थ से मनोस्थिति भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैराग्राफ को समझना होगा, समझने के बाद 3 से 4 शब्द आप निकालें, इनमें से एक शीर्षक लिख दीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो 3 से 4 शब्द ऐसे लिखिए जो कॉमन आपके पैराग्राफ में आ रहे हैं, वो आपको सीधा छाट करके 2 या 3 शब्दों का यहाँ पर लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समस्या कहाँ आती है, यथा निर्देशम उत्तरता में। यहाँ पर आपको थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कर्तृ और क्रियापद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, कर्तृ और क्रियापद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 तरह से पूछे जाते हैं। पूरा वाक्य दे दे और आपसे पूछा जाएगा इसका कर्ता कौन है, पूरा वाक्य देकर के आपसे पूछा जाएगा इसकी क्रिया कौन है। वाक्य देकर के पूछा जा रहा है तो वाक्य में ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि कर्ता दे दिया और आपसे क्रिया पूछी, इसका मतलब कर्ता आपको पैराग्राफ में मिलाना है, वहां से क्रिया ढूंढ करके लिखनी। ठीक है, क्रिया दे दी तो आपको कर्ता पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न है अभवत इति क्रियापद से, यानी क्रिया दे रखी है, क्या पूछ रहा है,
कर्ता पूछ रहा है, तो ये अबोध को आपको मिलाना है पैराग्राफ में। अबोध को कहाँ पर मिलाना है आपको? पैराग्राफ में। तो ये अबोध, और इसकी लाइन कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट है। तो यहां से अब आपको अबोध मिल गया, तो कर्ता कौन हो गया? कर्ता कौन हो गया? तो तस्य इसका कर्ता हो गया, ठीक है। तो कर्ता दे रखा है तो क्रिया मिलानी, क्रिया दे रखी है तो कर्ता मिलाना है, यदि अलग अलग दे रखा है और पूरा वाक्य दे दिया, जैसे यहां से उसने दे दिया तस्य सिद्धार्थ नाम का पुत्र अभवत, और आपको पूछा अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो अभवत क्रियापद लिखनी, कर्त पदम किम, तस्य लिखना है, ठीक है। दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। दयापूर्ण इति विशेषण पद, पदस्य विशेष्य पद, दयापूर्ण दे रखा है, यानी इस विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है? दयापूर्ण कहां पर है? यहां पर है दयापूर्ण। तो मैंने कहा कि जब भी विशेषण विशेषण ढूंढेंगे तो आगे पीछे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर परिस्थितियों में विशेषण पद आगे होता है, लेकिन कभी कभी पीछे हो जाता है। अब दयापूर्ण यहाँ पर विशेषण है, लेकिन हर देखिए पीछे दे रखा है, ठीक है। पीछे आशित आ गया, आशित विशेषण विशेषण नहीं हो सकता, पहले बताया था मैंने आपको। तो कौन सा शब्द होगा इसका? हृदय। कौन सा होगा? हृदय, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पूछ लिया अवलोके पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से किम प्रयुक्तम, यानी अवलोक्य, ठीक है, इसका पर्यायवाची आपको ढूंढना है गद्यांश में से, ठीक है। कोई सा भी शब्द हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर अवलोके लेप प्रत्यय, ठीक है। तो लेप प्रत्यय तो आपको कत्वा प्रत्यय में इसका पर्यायवाची मिलेगा। कत्वा प्रत्यय दे रखा है यहाँ पर, तो लेप में मिलेगा। अब कत्वा प्रत्यय में एक ही शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दृष्ट, ठीक है। आंसर लिख दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? दृष्ट। इस तरह से आपसे यहाँ पर सर्वनाम वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, संधि वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, विभक्ति वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रश्न के आधार पर आपको 4 प्रश्न हल करने। पहला प्रश्न तो हो गया आपका फर्स्ट, दूसरा हो गया 12वां प्रश्न, तीसरा हो गया 13वां प्रश्न, और चौथा हो गया 14वां प्रश्न। ये आपके गद्यांश होगा। अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है केवल, ये आपका श्लोक होगा और ये होगा आपका नाट्यांश, ठीक है। नाट्यांश में जो शिशु लालना है उस पाठ में से ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको याद अच्छी तरह से उसको समझ लेना है। शिशु लालम वाले पाठ में से नाट्यांश पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्न सेम होंगे, एक तो शीर्षक वाला प्रश्न होगा और एक जो ग वाला प्रश्न है ये वाला, ये आपको अलग तरह से देखने को मिलेगा। इनमें अलग तरह से कैसे देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको ये अबोध जो है ये प्रश्न मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको एक शब्द ढूंढ करके स्वयं लिखना है, ठीक है। जैसे अबोतिथि क्रियापद से कर्तपदम किम अबोध मिला लिया और ये पूरा वाक्य अंडरलाइन कर लिया, तत्से आपको आंसर में सीधा सीधा लिख लेना। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले इन तीनों प्रश्नों में। बस इतना सा अंतर है पहले और 12, 13, 14 प्रश्न में, ये तीनों प्रश्न सेम रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा प्रश्न में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 10 अंक, और ये 4 + 4 + 4, यानी ये आपके हो गए 22 नंबर के प्रश्न यहाँ पर गद्यांश से हो जाते हैं। यदि गद्यांश आपको समझ लिया तो 22 नंबर के जो प्रश्न अंक है वो तो आपके केवल गद्यांश गद्यांश से हो रहे हैं। अच्छी तरह से समझ करके पूरे 22 नंबर हम यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला, 12वां, 13वां, 14वां, ये 4 प्रश्न यहाँ पर आपके हल हो जाते हैं इस प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो कि पत्र है। पत्र की मैंने आपसे कहा लास्ट में मैं आपको पत्र के बारे में और अनुवाद के बारे में बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 3 ले लें, जो कि चित्रवर्णन, और 5 नंबर का प्रश्न ये भी है, ठीक है। 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले, यानी कुल मिला के आपको मंजूषा के आधार पर 5 वाक्य लिखने, ठीक है। एग्जाम में आपको निर्देश यही मिलने वाले कि मंजूषा और चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने। इसके ऑप्शन में एक गद्यांश भी होता है जो आपको लिखना पड़ता है, शॉर्ट गद्यांश लिखना पड़ता है। बाकी आपको जो प्रश्न हल करना है वो है चित्र वर्णनम, इसको हल कर देना, अच्छे खासे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले। 5 में से 5 आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चित्र दिया होगा और चित्र के बाद आपको मिलेगा कक्षा कक्ष के बारे में मंजूषा। ये मंजूषा इसलिए होती है कि आपकी सहायता के लिए होती है।
इसके शब्दों का आप प्रयोग करो या ना करो, आप पर डिपेंड करता है। ये आपके लिए अनिवार्य नहीं होती कि आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके चित्र लिख वर्णन करना है। ये केवल आपकी सहायता की होती है, आपकी इच्छा है, इनका वर्णन, इनका सहयोग लो, आपकी इच्छा नहीं है मत लो। बाकी इस तरह से आपको ये श्लोक, ये चित्र मिलेगा, चित्र के बाद मंजूषा मिलेगी और ये वाक्य आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये वाक्य मैंने आपके लिए लिखे, आपकी सहायता के लिए लिखे, ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ये आपको याद करने। ठीक है, ये आपको याद करने। तो ये 5 वाक्य आपको मंजूषा की सहायता से भर करके जैसे कि जैसे लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहला वाक्य हमेशा ये होगा, इदम चित्रम अस्ति। ठीक है, किसका चित्र है, पहचान लेना है। देखो, एक चित्र में ज्यादा आपको मिल जाए, एक चित्र में आपको ज्यादा चित्र मिल जाए, जैसे पिछली बार आपको ऐतिहासिक इमारतें मिली थी, बहुत सारी इमारतें थी, तो यहाँ पर कुछ अलग शब्द आएगा क्योंकि बहुवचन में लिखना पड़ेगा, षष्ठी बहुवचन, जैसे रामस्य रामे और रामाणाम। ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन एक ही चित्र, मान लो ये एक ही चित्र कक्षा कक्षा, तो उसमें आपको से लगा देना है, षष्ठी विभक्ति लगानी। तो यहाँ पर आपको एक शब्द लिखना, कक्षा कक्षस्य। ठीक है, और ये आपका पहला वाक्य हो जाएगा पूरा। ये आपको 1 नंबर आपको यहाँ पर सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, एक शब्द लिखना, कक्षा कक्षस्य, उद्यान का है तो उद्यान से, विद्यालय का तो विद्यालय से, या कोई अन्य तो से षष्ठी विभक्ति लगा करके आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा, पांचवा मैंने आपको सेम वाक्य दी। अब आपको क्या करना है, मंजूषा में से ऐसे शब्द ढूंढने या चित्र में से ऐसे शब्द ढूंढने जिनकी आप संस्कृत जानते हैं। ऐसे शब्द आपको नहीं ढूंढने जिनकी आप संस्कृत नहीं जानते, जिनके बारे में जानते हैं वही आपको ढूंढने। जैसे देखो, इस चित्र में आपको मिलेगी घटिका। क्या मिलेगी, घटिका, यानी घड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अस्मिन चित्रे घटिका। अब देखो, घड़ी कितनी है, एक है, एक है तो 80 लिख देना, बाकी को हटा देना। 2 है तो इस तरह लिख देना, 3 है तो 37 लिख देना। यानी तीनों में से आपको एक ही लिखना है जो इसके आधार पर होगा। ठीक है, इसके आधार पर यहाँ पर वचन देख लेना, एक वचन है तो एक अस्थि आएगा, द्विवचन है तो स्थ आएगा, बहुवचन है तो संति आएगा। अब घटिका एक ही है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अस्थि। ठीक है, अस्मिन चित्रे घटिका अस्थि। ठीक है, चित्र में आपको बालका दिख रहे हैं, बालक दिख रहे हैं, और बालक भी बहुत सारे, छात्र है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अस्मिन चित्रे छात्रा। अब छात्रा बहुवचन हो गया तो ये दोनों नहीं आने वाले क्या आ जाएगा यहाँ पर सीधा संति। अस्मिन चित्रे बालका छात्रा संति, बालका संति, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब इस चित्र में आपको एक श्याम पट भी नजर आ रहा होगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अस्मिन चित्रे एक श्याम पट्ट, एक ही अस्थि आ जाएगा, बाकी को आप हटा देना, अस्थि आपको यहाँ पर रख देना है। अस्मिन चित्रे श्याम पट्ट अस्थि, इस चित्र में श्याम पट्ट है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर पुष्प पात्र भी नजर आ रहा होगा, एक आपको यहाँ पर अध्यापिका भी नजर आ रही होगी। जो जो आपको दिख रहा है जिसके बारे में आप जानते हो लिख सकते हो। अस्मिन चित्रे पुष्प पात्र अस्ति, अस्मिन चित्रे पुष्पास्त्रम अस्ति। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे दे दी एक वचन है तो एक वचन लिखना है, द्विवचन है तो द्विवचन लिखना है, बहुवचन है तो बहुवचन लिखना है। सभी में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। यदि आपको अच्छी तरह से अनुवाद आता है तो आप क्रिया भी उसी आधार पर लिख सकते हैं। अस्मिन चित्रे को ड्रॉप करके आप पूरा वाक्य बना करके लिख सकते हैं। बाकी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस फॉर्मेट से यदि आप लिखोगे तब भी आपके मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो 5 नंबर का प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 5। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है कि अनुवाद का होगा, जो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में 2 प्रश्न बताने वाला हूँ, पहला दूसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न को मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। बाकी 5वां प्रश्न जो कि वो 4 अंक का है और अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। 2 प्रकार की संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, हर संधि और हर संधि में 3 संधि आप यहाँ से पढ़ के चलोगे। ठीक है, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में भी 3 से 4 संधि आपको पढ़नी होगी। अभी व्यंजन संधि को हम यहाँ पर देखिए, व्यंजन संधि में क्या क्या 3 संधि आती है, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि और एक अनुनासिक संधि। तीनों संधियों को आप अच्छी तरह समझ लो
आपके पूरे प्रश्न राइट होंगे और समझने में भी बहुत आसान संधि है। देखिए पहली बात करें तो अनुस्वार संधि, यहाँ से एक प्रश्न होते हैं और यहाँ के प्रश्न में आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते, सीधे आपको संधि विच्छेद करना होगा या संधि करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्न को आपको हल करने के लिए आपको संधि के नियमों को समझना होगा। और नियम क्या कहते हैं, देखिए पहली संधि अनुस्वार संधि, और अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वार, म प्लस अनुस्वार। ठीक है, और ये कहती है कि यदि म वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद, म वर्ण के बाद क्या आ जाए, अनुस्वार नहीं, म वर्ण के बाद यदि कोई स्वर होता है, क्या होता है, कोई स्वर होता है, तो म जो है जैसा का जैसा रहेगा म, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि म वर्ण के बाद, म वर्ण के बाद क्या आ जाए, यहाँ पर कोई व्यंजन आ जाए, हल आ जाए, तो ये जो म है किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। बस इतना सा नियम है कि यदि म के बाद आपको स्वर दिख रहा है तो म को म लिखना है, अनुस्वार में नहीं बदलना। और यदि म के बाद कोई व्यंजन आपको नजर आ जाए तो म को आपको किस में बदल जाए, सीधा सीधा अनुस्वार में बदल देना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आपको देख, दो उदाहरण मैंने रखे, ज्यादा उदाहरण मैं नहीं रखना चाहता क्योंकि शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर म के बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, म के बाद क्या आ रहा है, हल आ रहा है, तो ये म जो है किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। तो हम इसको बदल देंगे सत्य और म को बता देंगे अनुस्वार और पीछे जोड़ देंगे वध। ठीक है, आगे समझ में, म के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो म को अनुस्वार में बदलना है। लेकिन म के बाद यदि स्वर आ जाए, जैसे आ गया, तो म को आपको अनुस्वार में नहीं बदलना, जैसा का जैसा लिखना है म, लेकिन आधा है, पीछे स्वर है, आ की मात्रा लग जाएगी और ये बन गया आपका गुरुमायाति। ठीक है, ये अनुस्वार संधि आपको समझ में आ गई होगी। दो ही नियम आपको याद रखने, यदि म के बाद व्यंजन है तो अनुस्वार में बदलना है, म के बाद एक स्वर है तो आपको म को अनुस्वार में नहीं बदलना। यहाँ निश्चित है कि पीछे वाला वर्ण म होना चाहिए, यदि यहाँ पर म नहीं है तो ये संधि यहाँ पर कार्य नहीं करती। ठीक है, संधि की पहचान ये है कि म के बाद स्वर हो, म के बाद व्यंजन हो तो अनुस्वार संधि होती। ठीक है, ये पहली संधि थी। दूसरी संधि आपके लिए अनुनासिक संधि, यरो अनुनासिक, अनुनासिको वाह, यानी क से लेकर के म तक कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो स्पर्श वर्ण होते हैं क से लेकर के म तक के 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, क से लेकर के म तक 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए। ठीक है, बाद में क्या आ जाए, पांचवें वर्ण आ जाए, सभी वर्गों के, क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का पांचवा, त वर्ग का पांचवा, प वर्ग का पांचवा, इस तरह से सभी वर्गों के कौन से वर्ण आ जाए, पांचवें वर्ण हो जाए। तो ये जो क से लेकर म तक का लास्ट वर्ण था ये भी अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन अपने ग्रुप के पांचवें वर्ण बदले। जैसे क का है, क यहाँ मान लो क आ रहा है तो इसके पांच वर्ण बदलेगा, ख ख ग घ अंग। त है तो त वर्ग के पांच वर्ण बदलेगा, त थ द द न में बदल जाएगा। यानी क से लेकर म तक का आगे वर्ण होगा, बाद में पांचवा वर्ण होगा, डेफिनेट पांचवा वर्ण है तभी ये संधि काम करेगी। यानी आगे क से म तक के वर्ण है, पीछे पांचवा वर्ण, तो ये संधि काम करेगी। और इस वर्ण को किसमें बदलना है, आपको पांचवें में बदलना है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है जगत प्लस नाथ, आगे आ रहा है त से लेकर म तक में शामिल है। ठीक है, त वर्ग का पहला वर्ण, पीछे आ रहा है न। ठीक है, पीछे क्या आ रहा है, न, यानी पांचवा वर्ण है, त वर्ग का पांचवा वर्ण है। अब इस त को बदलना है इसी वर्ग के पांचवें में, तो त थ द न, ये हो गया त थ द द और न, यानी पहला वर्ण था किसमें बदल दिया आपने, पांचवें वर्ण में बदल दिया, और यहां पर हो जाएगा ये जगन्नाथ। ठीक है, दूसरा है सठ प्लस मास, ट वर्ग का पहला वर्ण और यहाँ पर म आ रहा है पांचवा वर्ण। ठीक है, तो देखो ट वर्ग में ट ठ ड ढ और न, ये पांच वर्ण होते हैं, तो इस पांच में बदलने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग वर्ण का है, ये अलग वर्ग का है, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि एक ही वर्ग के दोनों, ये अलग वर्ग का है, ये अलग वर्ग का है, तो इसको किसमें बदलना है, आपको न में बदलना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका षण मास। अब मान लो एग्जाम में ऐसे नहीं आया, ऐसे आ गया, पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो पहचानने की बस यही है कि दो पांचवें वर्ण आपको जहां लगातार मिल जाए,
दो पांचवें वर्ण जहां पर लगातार मिल जाए, पहले वाले पांचवें वर्ण को आपको उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना है। आगे समझ में, पहले वाले वर्ण को उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देना। जैसे ये षण मास न को पहले वाले वर्ण में बदल दो, न को पहले वाले वर्ण में त में बदल दो। ठीक है, ये हो गई आपकी संधि। अब तीसरी संधि है जसत्व संधि, और जसत्व संधि है क च ट त प। स्टार्टिंग में आ जाए, बाद में कौन सा वर्ण आ जाए, पांचवें वर्ण को छोड़ करके। पांचवा वर्ण ऊपर आ गया, इसलिए मैंने कहा पांचवें वर्ण को छोड़कर। सेम नियम है, ये संधि सेम नियम पर काम करेगी, लेकिन यहाँ पर जो पांचवा वर्ण है उसको छोड़ करके पीछे कोई सा भी वर्ण हो सकता है, लेकिन पांचवा नहीं होगा। तो ये जो पहले वर्ण है क च ट त प, इनको किस में बदल देंगे हम, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। इसमें पांचवें में बदला था, इसमें तीसरे में बदलना है। ठीक है, पहले वर्ण इसने, अब क्या होगा देखो, ये तीसरे वर्ण है ग ज ड़ थ, ये तीसरे वर्ण है सभी वर्गों के। अब देखो वाक प्लस ईस क्या रहा है, क। पांच वर्ण को छोड़ करके कोई सा भी वर्ण है यानी स्वर है, तो ये क किस में बदलेगा, इसी वर्ग के तीसरे में, क ख ग किस में बदलेगा, तीसरे वर्ण में, और ये बन जाएगा वाघ, ई की मात्रा लग जाएगी वाघेश। ठीक है, लब लप प्लस द, प पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है, द आ रहा है, यानी पांचों वर्ण को छोड़ करके वर्ण आ रहा है, तो इस प को किस में बदलेंगे, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी ब में बदल देंगे, और ये आपका बन जाएगा लब्ध। क्या बन जाएगा, लब्ध। ठीक है, तो संधि विच्छेद में आपको यहाँ पर दो वर्ण दिखेंगे, संधि में आपको दो वर्ण दिखेंगे, पांचों तो बदल देना। ठीक है, यहाँ तीसरे वर्ण को आपको किस में बदल देना है, पहले वर्ण में बदल देना है। तीसरे वर्ण को किस में बदल देना है, पहले वर्ण में बदल देना है। यहाँ पर आपको अनुस्वार दिखेगा, अनुस्वार दिखेगा तो म में बदल दो, बीच में म दिखता है तो म को अलग कर दो। ये तीन संधि इस तरह से काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने विसर्ग संधि। ठीक है, दो ही संधि आपको इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी, एक तो व्यंजन संधि, दूसरी विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में आपको तीन संधि पढ़ने को मिली, व्यंजन संधि में आप चार संधि पढ़ो, विसर्ग संधि में आपको चार संधि पढ़नी है। ठीक है, एक संधि विसर्ग लोप होगी जो आप बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो नंबर पे आ जाती है वो आ जाती है उत्व विसर्ग संधि। नाम से पता चल रहा है उत्व आदेश होगा, यानी उ आदेश होगा। ठीक है, कब होगा, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो। याद रखना, विसर्ग के पहले और बाद में क्या हो, अ हो। उस कंडीशन में क्या होगा, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है, बाद में भी अ है, उसमें ये तो बन जाएगा अवग्रह चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, और यहाँ पर संधि बन जाएगी, जैसे ओ आदेश होगा तो को, और अवग्रह चिन्ह बना देंगे अ को, और पीछे बचा कोपी। ठीक है, वो तो विसर्ग संधि में इस संधि को पहचानने की यही विशेषता है कि जहां पर आपको अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब विसर्ग संधि है, और इस उ को तो बना देना अ, और ओ की मात्रा को हटा देना, बिल्कुल अ में बदल देना। ठीक है, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन एक शर्त और है कि यदि विसर्ग के पहले अ है लेकिन बाद में अ नहीं है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा सभी वर्गों के आपको वर्ण पता होंगे। क वर्ग के ख ख ग घ ङ, त थ द ध न, ये सभी वर्गों के कौन से वर्ण, तीसरे नंबर पे जो वर्ण आ रहा है। ठीक है, चौथा जो वर्ण आ रहा है और पांचवा जो वर्ण आ रहा है, यानी क वर्ग में आप क और ख को छोड़ दो, बाकी के तीन शब्द बचे। च वर्ग में छ और छ को छोड़ दो, बाकी के तीन वर्ण हो सकते हैं। यानी सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण यहाँ पर आ जाए, या फिर आ जाए ए व र ल ह, ये पांच वर्ण आ जाए। ह भी इसमें ए व र ल नहीं, ह भी, ये वर्ण आ जाए बाद में, लेकिन पहले की शर्त है कि पहले हमेशा क्या होगा, अ होगा। ध्यान रखना, विसर्ग के पहले अ होगा और विसर्ग के बाद अ हो सकता है, ए व र ल ह हो सकता है, और सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण हो सकते हैं। यानी इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है कि विसर्ग के बाद अ होगा, या फिर क ख नहीं होगा, च छ नहीं होगा, त थ नहीं होगा, यानी दूसरे, पहले दूसरे वर्ण नहीं होंगे। उस कंडीशन में कौन सी संधि लागू होगी, उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, उत्व विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पर है मन, अ, यहाँ विसर्ग है, बाद में क्या आ रहा है, हाँ, ये विसर्ग हो गया, अ हो गया, और पीछे क्या हो गया, हाँ। तो इसको किस में बदलेंगे, सीधा आप ओ में बदलो, ओ में बदलने की जरूरत नहीं, ओ में बदलो।
तो ये न के लग जाएगी ओ की मात्रा, पीछे क्या है हर, इसमें अवग्रह चिन्ह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अ है ही नहीं। अवग्रह चिन्ह किसका बनेगा? अ का। जब अ होगा उसी कंडीशन में अवग्रह चिन्ह होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में। दूसरी संधि है ऋतु विसर्ग संधि। अब ऋतु विसर्ग संधि क्या कहती है कि विसर्ग तो है, लेकिन विसर्ग के पहले क्या है, अ या आ को छोड़ करके, जो इसमें आ रहे थे उसको छोड़ दो। यहाँ अ आ रहा था, छोड़ दो, अ नहीं आएगा। ठीक है, अ या आ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर हो सकता है, व्यंजन नहीं होगा, स्वर हो सकता है। और स्वर होगा तो बाद में क्या होगा, बाद में आपका स्वर हो सकता है कोई सा भी। पीछे क्या होगा, तीसरे चौथे पांचवे य व र ल अ। पूरा नियम जैसा का जैसा है पीछे वाला। ठीक है, पूरा जैसे यहाँ पर आपने उत्तुंग पढ़ा था सेम वही पीछे होने वाला है, लेकिन आगे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि यहाँ अ या आ था, अब यहाँ अ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो सकता है। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदलेगी, ये र में बदलेगी, ऋतु में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे देखो नी प्लस बल, अब यहाँ पर एक ही मात्रा आ रही है, अ या आ नहीं है, पीछे विसर्ग आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, ब। अब ब कौन सा वर्ण है, प फ ब, तीसरा वर्ण है। ठीक है ना, मैंने कहा 3 4 5 ये हो सकते हैं, ए व र ल ह हो सकता है, तो पांचवा तीसरा आ रहा है, तो इस विसर्ग को किस में बदलना है आपको, र में। और र के बाद कोई स्वर नहीं है, तो र या तो पैरों में गिरता है या फिर सिर पे चढ़ता है, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा निर्बल। ठीक है, क्या बन जाएगा, निर्बल। उसी तरह से पितु प्लस इच्छा क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, तो स्वर मैंने बोला यहाँ पर स्वर भी होगा। अब इस विसर्ग का क्या बनेगा, र बनेगा, लेकिन पीछे क्या है, स्वर है, तो र में ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो बन जाएगा ये पितु, और र में ई की मात्रा लगी तो इच्छा, पितुर इच्छा। ठीक है, तो ये थी कौन संधि आपकी, ऋतु विसर्ग संधि। यहां से भी एक प्रश्न जैसा का जैसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम पल अलग हो सकता है, उदाहरण अलग हो सकता है, बाकी तरीका आपको याद रखना है, नियम याद रखना है। मैंने शॉर्ट में आपको नियम बता दिए, ये नियम आपको याद है तो आप संधि को इजीली कर सकते हो। बात करें सत्व विसर्ग संधि, कौन सी विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। अब आपको यहाँ पर विसर्ग के बाद ये 6 वर्ण देखने को मिलेंगे। विसर्ग के बाद च या छ मिलता है तो विसर्ग को बदल देना स में, सलगम वाले में। विसर्ग के बाद ट या ठ देखने को मिलता है तो इस विसर्ग को आपको बदलना है षटकोण वाले में। और विसर्ग के बाद यदि आपको त या थ में देखने को मिलेगा, इसको बदलना है आपको स में। देखिए यहाँ पर विसर्ग आगे स्वर होगा हमेशा, है ना, याद रखना, आगे स्वर होगा। विसर्ग के बाद क्या देखने को मिला, ठ, ये ठ, तो विसर्ग किस बोलेंगे, षटकोण वाले में, तो बन जाएगा नी आधा स, ठोर जैसा का जैसा आ जाएगा और बन जाएगा निष्ठोर। यही यहाँ पर होगा, आगे अ, पीछे विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आ गया, त। लेकिन पहला दूसरा वर्ण कहीं पर भी नहीं आ रहा, याद रखना, च छ ठ ठ ये पहले वर्ण है। ठीक है, ये पहला दूसरा तीन संधि बनी, यहाँ पर भी 3 4 5 3 4 5 3 4 5, लेकिन यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण आया, तो ध्यान रखना पहला दूसरा जब वर्ण आएगा कौन संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। कौन संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। आगे समझ में, जब 3 4 5 ये वर्ण आएंगे तो फिर आपकी हो सकती है ऋतु विसर्ग संधि, ऋतु हो सकती है और दोनों संधि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण आ गया तो समझना कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। और तो पहला दूसरे में मैंने आपको बता दिया विशेष रूप से ये 6 वर्ण आएंगे तो आपकी सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे मन प्लस ताप विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा, तो आ रहा है तो किस में बदलेगा, षटकोण वाले स्लेट वाले में बनेगा, और ये हो गया मन आधा स ताप। ठीक है, तो ये 3 संधि तो आपकी इजीली समझ में आ गई होगी, यानी उत्तु में आपको अ व अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ 3 4 5 या ये व र ल वर्ण मिलेगी। अब यहाँ पर आगे वाले को बदल दिया और कह दिया कि अ या आ से भिन्न हो सकता है ऋतु में। ठीक है, बाकी नियम शेष रहेगा। और तीसरी जो संधि कहते हैं कि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण होगा, विशेष तौर से च छ ठ ठ त थ ये वर्ण होंगे, तो विसर्ग को हमें 3 तरह से बदलना है। ठीक है, याद हो जाएगी, ये आपको पता हो तो
व्यंजन संधि में सटुतु संधि आपने सचुतु संधि पढ़ी थी, वो वाली संधि है दोनों, ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, एक आपकी विसर्ग लोप संधि भी आती है। इसमें बस ये याद रखना है कि विसर्ग के बाद र नहीं होना चाहिए। यदि विसर्ग के बाद र है तो लोप विसर्ग संधि है, यानी विसर्ग का लोप कर देना है, ठीक है। जैसे ये हो गया र प्लस विसर्ग के बाद र। अब विसर्ग को किस में बदले, तो विसर्ग का लोप कर देना। आप क्या कर देना, विसर्ग का लोप कर देना, यानी विसर्ग वहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। ये लो, ये आ गया। तो अब आपको क्या कर देना है, विसर्ग का लोप कर देना है, और बन जाएगा आपका राम रमते। ये आपका विसर्ग लोप हो गया, ठीक है ना। तो विसर्ग के बाद यदि र आ रहा है तो विसर्ग का लोप होगा। क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका समास से रिलेटेड, यानी व्याकरण का टॉपिक है और समास वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन हल करने कोई से भी जो आपको आते हैं, ठीक है। 5 में 4 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो यहाँ पर टोटल 4 अंक आपको इस प्रश्न में मिलने वाले, 4 अंक आपको इस प्रश्न में मिलने वाले। इस क्लास के बाद आप लगभग कंफर्म हो जाओगे 4 क्वेश्चन हम इसमें हल करेंगे और 4 में से 4 अंक आप यहाँ पर ला सकते हो। बहुत आसान है, केवल आपको क्लास को समझना होगा। क्लास थोड़ी इंफॉर्मेटिव, लेकिन डिटेल क्लास आपको यहाँ पर मैं नहीं प्रोवाइड करवाना, क्योंकि हम डिटेल क्लास पढ़ने का आपके पास ना तो समय, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने पहले क्लास पढ़ चुकी है, उसके बाद में आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न का डिवाइडेशन है वो है, पहला समास होगा अविभाव समास, जो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 1 नंबर का। दूसरा समास जो है वो द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 अंक का, ठीक है। तीसरा समास जो है वो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 अंक का। चौथा जो बहुब्रीहि समास, इसका भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और 4 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर चारों में से एक रिपीट होने वाला है, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, क्वेश्चन 5 होंगे, लेकिन पांचों क्वेश्चन भी इन्हीं में से होगा। ये हो सकता है, ये चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। टोटल 5 में से 4 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें तो परिभाषा। समास की परिभाषा है सम सनम समास, ठीक है। समास के वेद कितने होते हैं, 5 वेद होते हैं संस्कृत में, हिंदी में ज्यादा हो सकते हैं। संस्कृत में कितने वेद होंगे, 5 वेद होते हैं। लेकिन न तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया अभी तक, न इस प्रश्न यहाँ से पूछा गया, दोनों से कोई भी प्रश्न अभी तक यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। समास के 5 वेद होते हैं, हिंदी में 6 वेद माने जाते हैं। तो देखिए जो तत्पुरुष समास है, समझ लेना, तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय, ठीक है। तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास। अब आपकी यहाँ से 2 समास कम हो गए, तो 4 समास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 6 में से। 5वां जो समास है वो है केवल समास, और ये पहला समास होता है केवल समास, पहला समास, दूसरा समास अव्ययभाव, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष और 5वां बहुब्रीहि। इनमें से केवल समास नहीं है, बाकी चारों समास आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, प्रश्न पूछा जाता है इधर से, ठीक है। तो पहले समास की बात करने वाले, पहले हम कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। एक क्वेश्चन के लिए डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेगी, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूं इसमें, और ट्रिक से मान के चले कि आप इस ट्रिक से 4 में से 3 क्वेश्चन इजीली हल कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जब समास की बात आती है तो इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। याद रखना है, पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। वैसे तो ये समास 16 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, कितने अर्थों में, 16 में, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 6 शब्द आपको याद रखने, उन्हीं के आधार पर आपका समास पूरा चलेगा, अव्ययभाव, ठीक है। ये आप इसको याद करोगे तो इसका मतलब आप समास को पहचान लोगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको लिया है पहचान, और पहचान कहाँ,
समास पद दिया होगा तब क्या पहचान रहेगी, और विग्रह दे रखा होगा तब क्या पहचान है। अब मान लो भाई आपके जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा समास है, प्रश्न क्या पूछेगा, कौन सा समास है, तो क्या करोगे वहां पर। तो सबसे पहले हम बात करें, तो जब कौन से समास की बात करें तो देखो आपको क्या दे रखा है, समास पद, ये वाला समास पद है यहाँ पर, ठीक है। ये वाले जो ऊपर वाला जो अंडरलाइन दे रखा है मैंने, ये यहाँ पर समास पद है। अब समास पद में आपको पहचानना है कि आखिर कौन सा समास है, तो क्या याद रखना है आपको, उप अनु निर यथा प्रति स, उप अनु निर प्रति यथा स, ये 4 शब्द याद रखने, 6 शब्द याद रखने, 6 शब्द याद है मतलब आप आसानी से समास को पहचान लोगे, ठीक है। उप दिख जाए आपको, अनु दिख जाए, निर दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, स दिख जाए, ये वाला सब, ठीक है। तो कौन सा समास होगा, अविभव समास होगा। कहां दिखेगा, समस्त पद के प्रारंभ में, कहां दिखेगा, समस्त पद के प्रारंभ में। जैसे पहला वाला देखो आप, क्या दिख रहा है, उप, मतलब अविभव समास है। दूसरे उदाहरण देखो क्या दिख रहा है आपको, अनु, मतलब अविभव समास है। तीसरे में देखो आपको क्या दिख रहा है, निर, मतलब अविभव समास है। यहां पर भी देख लो आप क्या दिख रहा है, निर, मतलब यहां पर भी अविभव समास है। प्रति, मतलब अविभव समास है। यथा, तो यहां पर भी अविभव समास है, ठीक है। स, यहां पर भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। यानी जब आपको दिखाई दे रहा है उप अनु निर प्रति यथा स शब्द के प्रारंभ में, तो समझ जाना कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। 16 अर्थों में होता है लेकिन सिलेबस में 6 शब्द है, तो 6 शब्द ही आपको याद रखने। अब मान लो ये वाला उदाहरण देकर उसने कहा कि समास विग्रह दे दिया, और समास विग्रह देकर के पूछा कि इनमें से कौन सा समास है, शब्द में कौन सा समास है, तो क्या करेंगे। यदि आपको समास विग्रह दे रखा और पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले आपको देखो समास विग्रह में क्या देखना है, समीपम देखना है। यदि समास विग्रह में आपको अंत में समीपम दिख जाए, इसका मतलब अव्ययभाव समास है। आपको देखना है पश्चात और आपको देखना है योग्यम। यदि पश्चात और योग्यम भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भी अव्ययभाव समास है। आपको दिख जाए अभाव, ठीक है, आपको क्या दिख जाए, अभाव, जैसे देखो ये नगरस्य समीपम, इसका मतलब अविभव समास है। रूपस्य योग्यम, वृक्षस्य पश्चात, मतलब ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका अविभव समास होगा। आपको दिख जाए अभाव, मतलब अविभव समास है। और आपको दिख जाए दो शब्दों की पुनरावृत्ति, ठीक है, एक ही शब्द बार बार दिख जाए, 2 बार दिख जाए, इसका मतलब समझ जाना कौन सा समास है, विवक्षा के अर्थ में यहाँ पर प्रति शब्द आया, इसलिए कौन सा समास है, अविभव समास है। आपको दिख जाए अनतिक्रम में, मतलब अविभव समास होगा। आपको दिख जाए सहितम, यानी अविभव समास होगा। यानी जब आपको समास विग्रह दिया जाता है तो समास विग्रह में आपको ये वाले शब्द देखने होंगे, और ये शब्द यदि आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि अविभव समास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आपको समास विग्रह पद दे दिए जाए, समास समस्त पद दे दिया जाए और विग्रह पूछा जाए, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलेंगे, और ऑप्शन मिलने के साथ ही आपका आंसर देना आसान हो जाता है। बस केवल आपको कुछ नियम याद रखने जो मैंने आपको बता दिए। समास पूछे, समास पद देकर के समास पूछे तो ये शब्द देखने, समास विग्रह देकर के समास का नाम पूछे तो ये शब्द देखना है। लेकिन विग्रह की बात आ जाए, समास पद दे दिया या विग्रह दे दिया जाए तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से ये शब्द अब आपके काम करेंगे, ये वाले शब्द आपके यहाँ पर काम करने वाले, उप अनु निर प्रति यथा स, इससे पहचानना है, और आपको समीपम पश्चात इन शब्दों का यूज करना है। यदि ऐसे शब्द समास विग्रह में दे रखे तो समास पद बनाते समय इन शब्दों का यूज करेंगे, और एक समास पद दे रखा है तो विग्रह करते समय इन शब्दों का यूज करेंगे। लेकिन उप शब्द दिख जाए तो फिर आपको षष्ठी विभक्ति लगानी बाद वाले शब्द में। कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। बाद वाले शब्द में कौन सी विभक्ति लगा दोगे, षष्ठी लगा दोगे। अनु दिख जाए उस कंडीशन में भी आपको कौन सी लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। निर दिख जाए उस कंडीशन में भी आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, ठीक है। कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी। और सही छ दिख जाए तो आपको लगानी है तृतीय विभक्ति। कौन सी,
तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। लेकिन इन दोनों के कंडीशन में जो शब्द दे रखा है उसी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर उदाहरण ले रखे हैं, हम इनको समास विग्रह करके देखेंगे। ठीक है, समास विग्रह करके देखेंगे आखिर समास विग्रह क्या होगा इनका। पहचान मैंने आपसे बता दिया। समस्त पद में यदि आपको समास की पहचान करनी है तो आगे शब्द देखना है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा समास है। ठीक है, पता चल रहा है, अव्ययभाव समास होगा सब में। अब बात करें विग्रह, तो यहाँ पर उप आ रहा है तो कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी लगेगी। उप को अलग कर दे, पीछे क्या बचा? नगरम। तो नगर शब्द में कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी लगानी है। तो बालका, बालकस्य बालकयो बालका नाम, नगरस्य नगरयो नगर नाम। ठीक है, तो क्या हो गया? नगर से षष्ठी विभक्ति लगानी है, संबंध। ठीक है, नगर से। अब उप को किस में बदलना है? तो उप को किस में बदले? मैंने किस में बताया? समीपम में। आपको यहां जोड़ देता है समीपम। ठीक है, किस में बदलना है? समीपम। और ये आपका समास विग्रह हो गया। जैसे उपकृष्णम आ जाए, उपकृष्णम आ जाए तब भी क्या होगा? उप को अलग कर दो, कृष्ण में लगा दो षष्ठी, कृष्ण से, और उप की जगह क्या लिख दोगे? समीपम। ठीक है, इति लगा दो और ये आपका समास विग्रह होगा। तो ध्यान रखना, उप से रिलेटेड जो भी होगा कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी। अनु आ जाए, ठीक है, अनु में कौन सी विभक्ति लगानी है? तो यहाँ पर भी आपको षष्ठी लगानी है। अब देखो, अनु वाली दो उदाहरण मैंने लिए आपको, दो इसलिए लिए क्योंकि दो शब्द आ रहे हैं, पश्चात और योग्यम। योग्यम जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के साथ जुड़ता है। किसके? भाववाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके साथ इस शब्द को जोड़ा जाता है, और बाकी के साथ पश्चात शब्द को जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नगर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नगर में कौन सी लगेगी? इसमें भी षष्ठी लगानी है, तो हो गया नगर से। अनु किस में बदलेगा? तो अनु एक तो पश्चात बदलता है, योग्यम, योग्यम भाववाचक साथ बदलता है, लेकिन भाववाचक नहीं, तो कौन सा जोड़ेंगे हम? पश्चात। किसमें बदल देंगे? पश्चात। और इसका हो गया समास विग्रह। अब अनुरूपम, रूप क्या है? यहाँ पर भाववाचक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर रूप की भी षष्ठी जोड़ेंगे, लेकिन भाववाचक होने के कारण अनु को किसमें बदलेंगे? योग्यम। ठीक है, किसमें बदलेंगे अनु को? योग्यम में। ठीक है, यहाँ पश्चात में बदला है, योग्य में बदला है, क्योंकि यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं, स्थानवाचक है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पश्चात और योग्य में बदला। निर, अब निर मक्सिकम यानी मक्खियों का अभाव। मक्सिकम षष्ठी विभक्ति लगाए, लेकिन मक्खियों का बहुवचन है तो बहुवचन लगेगी, मक्सिकाणाम, मक्सिकाणाम रामाणाम। और निर किस में बदलेगा? तो निर बदलेगा यहाँ पर अभाव में। निर किस में बदलेगा? अभाव में बदलेगा। निर, निर को किस में बदलना है? यहाँ पर अभाव में बदलना है। ठीक है, ऐसे निर्धनम, धन का अभाव, तो धन में लग जाएगी षष्ठी, धनस्य, और निर का मतलब हो गया अभाव। ठीक है, और प्रतिदिनम, विप्सा, विप्सा का मतलब एक शब्द को दो बार लिखना है, तो प्रति हटाया तो दिन बचा, तो इस दिनम शब्द को हम दो बार लिखेंगे, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यानी जो भी आपको शब्द दिखाई दे प्रति वर्ष आ जाए, वर्षम वर्षम प्रति, ये हो जाएगा। यथाशक्ति में शक्ति में लिख लो, और जो पीछे वाला शब्द दे रखा है उधर, वही आपको लिख दो, अनति, अनतिक्रम्यम, अनतिक्रम्यम। इसमें स के साथ आपको नेत्रम दिख रहा है, तो स किस विभक्ति कौन सी लगती है? तृतीया में, और स का मतलब होता है सहितम, तो नेत्र में तृतीया, तो नेत्रेण, नेत्रेण, और स को किस में बदला? सहितम। ठीक है, ये हो गए समास विग्रह। और ये पहला समास जो है आपका हो गया अव्ययभाव समास। दूसरा समास है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद आपको प्रधान मिलेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं दोनों पदों में, उनका पूर्व प्रयोग किया जाता है, पहले उनका प्रयोग किया जाता है, जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं बाद में प्रयुक्त होते हैं। अंतिम पद क्या होगा? या तो द्विवचन होगा या बहुवचन होगा। यानी द्वंद्व समास में दो पद होंगे, ठीक है, तीन पद भी होंगे। जहां पर दो पद होंगे
द्विवचन में होगा, जहाँ 3 पद होंगे बहुवचन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों पदों के बीच च शब्द का प्रयोग होगा। जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच किसका प्रयोग करेंगे, च का प्रयोग करेंगे समास विग्रह में, ठीक है, ध्यान रखना, समास विग्रह में दोनों पदों का प्रयोग होगा। अब उदाहरण देख लीजिए, देखिए माता च पिता च, माता च पिता च, 2 शब्द है, ठीक है, माता और पिता। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर कि स्त्रीवाचक शब्दों का पहले प्रयोग होगा, यानी माता शब्द पहले प्रयुक्त होगा और पिता शब्द बाद में प्रयुक्त होगा, और जो बाद वाला पद होगा वो द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा। 2 व्यक्ति तो बहुवचन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता और पिता में पितरों, द्विवचन में, ठीक है, बालक बालकों, पितृ पितरों, ठीक है, माता पिता। यहाँ पर ये सर्प च नकुल च, 2 है, ठीक है, द्विवचन में होगा। तो आगे वाले की आपको विभक्ति हटा देनी है बिल्कुल, सर्प, और जो पीछे वाला है उसमें द्विवचन लगा देना है, नकुलो, ठीक है, सर्प नकुलो। पाणी च पादव च, पाणी पादव, हाथ पैर, यहाँ पर भी 2 है, तो आगे वाला शब्द जैसा का जैसा है पाणी, और पीछे वाले में द्विवचन आएगा तो पहले से द्विवचन है, ठीक है, 2 पैर होते हैं, पाणी पादव, ठीक है। राम श्याम, 2 शब्द है यहाँ पर भी च से जुड़े हुए, और च ही पहचान है आपको, द्वंद्व समास पहचाना है तो च शब्द आपको दिखेगा। विग्रह में क्या दिखेगा आपको, च शब्द, च शब्द नहीं, इसका मतलब विग्रह में च शब्द आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब द्वंद्व समास नहीं है। तो राम च श्याम च, राम हो गया, विभक्ति हटा दी हमने, श्याम में द्विवचन लगा देना है, श्यामो, ठीक है। अब मान लो 2 से ज्यादा आ जाए, देखिए लता, लता, तरुआ गुल्मा, लता तरुआ गुल्मा, यहाँ पर तरु आएगा, है ना, लता तरु गुल्मा। तो यहाँ पर लता हो गई, तर हो गए, गुल्म हो गए, 3 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए, 3 शब्द हो गए। तो किस में आएगा, बहुवचन में। अब विभक्ति हटानी है, साथ में च को हटा देना है। तो पहले तो हो गया लता, फिर हो गया तरु, और फिर बहुवचन में लिखेंगे तो हो गया गुल्मा, बालक बालको बालका, ठीक है। लता तरु गुल्मा, जो विभक्ति लगेगी वो लास्ट वाले में लगानी है और द्विवचन या बहुवचन में लगानी है। यहाँ पर हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 शब्द जुड़े हुए हैं च से। तो देखो विभक्ति हटाते जाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बहुवचन हो जाएगा, राम रामो रामा, बालक बालको बालका, तो ये हो गया मोक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अव्ययभाव समास दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हुआ विग्रह और ये हो गया आपका। अब मान लो विग्रह करना है आपको, तो देखो यहाँ पर इसी का विग्रह करके देखो, यहाँ पर मोक्षा है, बहुवचन है, सबको अलग करके प्रथमा विभक्ति लगाते जाना, धर्म, और च जोड़ते जाना, अर्थ, च काम, च मोक्ष, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये समास विग्रह हो जाएगा। ये समास है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास से एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहली बात तो करें, उसका जो उत्तर पद होता है उसके अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। दूसरा, ये 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण का मतलब जिसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। समानाधिकरण का मतलब जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका जो कर्मधारय समास है वो इसका भेद है। कर्मधारय समास को क्या कहते हैं हम, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और इसी का भेद आ जाता है एक द्विगु समास, ठीक है। कौन सा समास, द्विगु समास, इसी का भेद एक। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले केवल व्याधिकरण तत्पुरुष, और व्याधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए दोनों पदों की क्या क्या होती है, पहले तो अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है दोनों में, व्याधिकरण में।
और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार का आता है, कौन कौन से शब्द है जिनको यदि आप याद रखते हैं तो आसानी से पहचान लोगे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में आपको अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन, आगत और आश्रित, ये 7 शब्द आपको याद रखने। जहाँ अतीत आ जाए शब्द में मतलब समझ जाना कि कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का द्वितीय तत्पुरुष है। कौन सा शब्द? अतीत, चाहे विग्रह हो या फिर आपका कौन सा हो, समस्त पद हो, दोनों में आपको अतीत दिख जाए मतलब यहाँ पर डेफिनेट कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। पतित, गत, प्राप्त, आपन, आगत और आश्रित, ये 7 शब्द याद रख लेना। ये द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होते हैं। जैसे शरणागत, ठीक है, शरणागत पीछे आ रहा है आगत, या यूं कहें कि गत शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? गत शब्द आ रहा है, इसलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब करना क्या है? आगे वाले जो पद है उसमें द्वितीय लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्राम गत है, गत को अलग करा, और ग्राम है जो शब्द है, ग्राम में द्वितीय लगाती तो द्वितीय लगाती क्या बन गया? ग्रामम, और पीछे जिसा का जिसा शब्द लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार शरणागत, शरणागत तो शरणम प्लस आगत। दुख प्राप्त, प्राप्त आ रहा है, इसका मतलब दुखम प्राप्त। यहाँ पर अस्त गत, गत आ रहा है यानी अस्तम गत। यहाँ पर प्राप्त आ रहा है पीछे, तो यहाँ पर द्वितीय लग जाएगी दुखम सुखम प्राप्तम। यहाँ दुख अतीत आ रहा है, कौन सा आ रहा है? अतीत शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर दुखम प्लस अतीत या दुखम अतीत शब्द हो जाएगा। यानी ये शब्द आपको याद रखने, उन्हीं शब्दों के आधार पर आपके यहाँ पर उदाहरण पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। बात करें तृतीय तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द याद रखने, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अर्थ, भिन्न, हीन, सम, त्रात, युक्त। इनके क्या अर्थ होते हैं उसमें मत उलझना बिल्कुल, आपको तो ये शब्द जैसे के जैसे याद रखने, और ये शब्द दिख जाए इसका मतलब आगे वाले पद में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? अब तृतीया लगानी है। अब कौन सी लगानी इन शब्दों में? तृतीया। यहाँ कौन सी लगाई थी? द्वितीया। यानी ये शब्द जहाँ पर दिख रहे थे वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हमने लगा दी थी और अपना समास विग्रह हो गया था। अब कौन सी लगानी है? तृतीया। कौन कौन शब्दों के साथ? अर्थ, भिन्न, हीन, सम, त्रात, युक्त। अब देखो यहाँ पर धन्यार्थ पहला उदाहरण लिया मैंने, इसमें धन्य अर्थ कौन सा शब्द आ रहा है? अर्थ। तो धन्य शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया लगेगी, तो बन जाएगा धन्यन। पीछे वाला जिसा का जिसा लिखना है, पहले भी मैंने आपको बताया, कोई चेंजेस आपको नहीं करना। यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? और जब समस्त पद बनाएंगे तो आगे वाले पद की विभक्ति हटा करके शब्द को जिसा का जिसा लिख करके पीछे वाला शब्द जोड़ देना, ठीक है। समास विग्रह से जब हम समस्त पद बनाते हैं तो आगे वाली जो विभक्ति, आगे वाले पद की जो प्रथम पद की विभक्ति होती है उसका हम लोप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और पीछे वाले शब्द के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। सुख युक्त, युक्त आ रहा है तो यहाँ पर सुख में तृतीया लग जाएगी तो सुखेन युक्त हो जाएगा, ठीक है। नख भिन्न, नख भिन्न, भिन्न शब्द आ रहा है तो नखे, नाखून ज्यादा होते, बहुवचन होते तो बहुवचन लगे, नखे भिन्न। हरि त्रात, त्रात शब्द आ रहा है तो हरि में तृतीया लगे, हरिणा त्रात हो गया। यानी ये शब्द आपको याद रखने और इसी के आधार पर आपके उदाहरण पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी में आपको हित रखना है, बलि, सुख, रक्षित, ये वाले शब्द याद रखें। अच्छा, सुख शब्द एक जगह पहले भी आया था, ठीक है। सुख शब्द यहाँ पर आया था, लेकिन वो क्या है? एक पूर्व पद के हिसाब से आया था, अब ये पर पद में आएगा, ठीक है। बाद वाले पद में पूछा जाएगा। जैसे देखो, इत, बलि, सुख, रक्षित, भूत, बलि, बलि शब्द आ रहा है तो यहाँ पर चतुर्थी लग जाएगी। अब कौन सी लगेगी? चतुर्थी, तो बन गया भूत है वे बलि, ठीक है। दूसरा द्विजार्थ, अर्थ शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है? द्विजार्थ। इसको हटा दो, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे भी। चलो आगे चलो। गो रक्षित, रक्षित शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है? रक्षित। तो यहाँ पर गो शब्द में चतुर्थी लग जाएगी और बन गया गवे रक्षित गुरुवे नमः। वैसे गवे रक्षित, गो हितम तो गवे हितम। यानी ये शब्द याद रखना है, पंचमी चतुर्थी विभक्ति लगेगी, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास में ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पंचमी तत्पुरुष समास, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। जैसे भयवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? भय हो सकते हैं, विभेति हो सकते हैं, बीती हो सकती है, बीता हो सकते हैं।
ये चारों शब्द आते हैं तो कौन सी लगानी है आगे वाले पद में? पंचमी विभक्ति लगानी है। इसके साथ अपेत, कौन सा पद? अपेत, मुक्त और पतित। अपेत, मुक्त, पतित। यहाँ पर युक्त था, यहाँ पर मुक्त। ध्यान रखना थोड़ा सा डिफरेंस। अपेत, पतित। जैसे देखो उदाहरण, चोर भयम, चोर में लग जाएगी पंचमी, चोरात भयम। चक्र मुक्त, चक्रात मुक्त। सुख अपेत, सुकात अपेत। स्वर्ग पतित, स्वर्गात पतित। व्रक भीत यानी व्रकात भीत। ये बेवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी लगेगी। यानी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? पंचमी। अब बात कर लेते हैं षष्ठी तत्पुरुष में क्या होगा। तो षष्ठी तत्पुरुष में आपको संबंध वाचक शब्द देखने। क्या देखना है? संबंध। षष्ठी जो तत्पुरुष है उसमें आपको संबंध पता कर लेना है, जिसे राजपुत्र, राजपुत्र। अब यहां पर षष्ठी लग जाएगी, राजा का पुत्र है तो राज्ञ पुत्र। ठीक है, षष्ठी लग जाएगी यहां पर, राज्ञ पुत्र। यहां पर आ गया दशरथ पुत्र, यानी दशरथ में कौन सी लग जाएगी? षष्ठी लग जाएगी तो हो गया दशरथस्य पुत्र। आगे समझ में? यहां पर आपको संबंध देखना है। संबंध आपको पता चल जाए तो षष्ठी विभक्ति लगा देना और कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में आपको एक शब्द याद रखना है, सौंदर्य, एक प्रवीण, एक निपुण, एक पटु और एक पंडित। ठीक है, कुशल और धूर्त, ये शब्द आपको याद रखने। ये सप्तमी तत्पुरुष करने वाले समास है। देखो यहाँ पर सौंदर्य शब्द आ रहा है, मतलब आगे वाले पद में कौन सी लगानी है? सप्तमी लगानी है। तो सप्तमी लगाते बन गया अक्षयसु, पीछे वाला सौंदर्य जैसा का जैसा लिख दिया। वचन धूर्त, धूर्त शब्द आ रहा है तो वचन में सप्तमी लगेगी तो वचने धूर्त हो जाएगा। युद्ध निपुण, निपुण शब्द आ रहा है तो युद्ध में सप्तमी एक वचन लगेगा तो बन गया युद्धे और पीछे निपुण शब्द जोड़ दिया। कार्य कुशल, कुशल शब्द आ रहा है तो कार्य में सप्तमी एक वचन लग जाएगा तो कार्य कुशल, ये शब्द हो जाता है। यानी सप्तमी तत्पुरुष में आपको ये वाले शब्द याद रखने हैं और इसी के आधार पर आपके उदाहरण पूछे जाएंगे। एक इसके अलावा एक समास आपका होता है तत्पुरुष समास में, नई तत्पुरुष समास। ये सुबंध शब्दों के साथ न अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, न अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें परिवर्तन क्या होता है? देखो, न उचित, समस्त पद दे रखा है, समस्त पद अनुचित होगा। ठीक है, समस्त पद अनुचित होगा। क्यों होगा? देखिए समास विग्रह में न उचित, यानी न को किस में बदल देना है? आपको अन में बदल देना है। किस में बदलना है? अन में। तो ये बन गया अन प्लस उचित बराबर अनुचित हो गया। यहाँ पर न अश्व, अन में बदलना है तो क्या बन गया? अनश्व। न इच्छा इति अनिच्छा। ठीक है, न को किस में बदलना है? अन में बदलना है, इच्छा जोड़ना है, अनिच्छा हो जाएगा। आगत, न आगत, न को अन में बदलेंगे तो अन प्लस आगत यानी अनागत। ये कौन सा तत्पुरुष समास है? नई तत्पुरुष समास। इसके भी उदाहरण आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए। और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, किसकी प्रधानता होती है? अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। और जो इसका समस्त पद होता है वो विशेषण के रूप में कार्य करता है अन्य अर्थ की। ठीक है, जो समस्त पद होता है, अन्य अर्थ का जो पद होता है उसके क्या करता है? विशेषण के रूप में कार्य करता है, यानी विशेषण होता है। तो दो बातें याद रखनी, इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है और जो समस्त पद होगा वो अन्य अर्थ के विशेषण के रूप में कार्य करेगा। उदाहरण आपको जैसे कि जैसे याद रख लेने इसके, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न उदाहरण सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दशानन यानी रावण, दशानन यानी रावण। तो दशानन किसका अन्य अर्थ कौन सा है? रावण। यानी सीधा क्या किसके बारे में कहना चाह रहा है? रावण के बारे में। समास विग्रह का दश अन्नानि यस्य स, बहुवचन है। ठीक है, सिर कितने? 10 है, इसलिए बहुवचन आ गए यहाँ पर यस्य स। चतुर्मुख यानी ब्रह्मा, चार मुख किसके? ब्रह्मा के, याद रखें। तो चत्वारि मुखानि यस्य स। ठीक है ना, चत्वारि मुखानि यस्य स। ये 10 इसलिए आया, देखिए 1 से लेकर के 4 तक जो गिनती होती है उसमें आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीनों में चलते हैं, लेकिन 4 के बाद जो सेम चलते हैं। ठीक है, इसलिए 10 आया था। यहाँ पर चत्वारि आया, मुखानि यस्य स। शूल पाणि, त्रिशूल है हाथ में जिसके, शूल त्रिशूल, पाणि यानी हाथ में, यानी शिव। त्रिशूल किसके हाथ में? शिव। अन्य अर्थ कौन सा होगा इनका? शिव। तो शूलम पाणो यस्य स। ठीक है, पाणो इसलिए है कि हाथ द्विवचन है ना,
इसलिए पाणो यहाँ पर आया है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है, शेखर यानी सिर पर जिसके, यानी शिव। ठीक है, तो चंद्रशेखरे सप्तमी एकवचन, यस्य स हो गया। धनुष पाणी, ठीक है, धनुष से हाथ में जिसके, तो धनु पाणो हाथ में द्विवचन, यस्य स। ये सीधे सीधे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण आपको पूछे जा सकते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपको कहाँ से देखने, तो आपकी जो बुक है जिसके जो लेसन 12 है, चैप्टर टोटल चैप्टर 12 है, 12 चैप्टर के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। अभ्यास के साथ साथ कुछ शॉर्ट में आपको टॉपिक्स भी दिए गए हैं व्याकरण के, उनमें से ज़्यादातर उदाहरण यहाँ पर पूछे जाते हैं। या तो चैप्टर के अभ्यास के पीछे समाज संबंधित प्रश्न है वहाँ से पूछे जाती है, या फिर 100 टॉपिक आपको दे रखा है समाज का, वहाँ से उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में से इस प्रकार के उदाहरण आपको कन्फर्म अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेने। मैंने आपको बता दिए क्या क्या शब्द ये यूज करने, क्या क्या शब्द आपको देखने, वो मैंने बता दिए। बाकी की जो अभ्यास है आपको पाठ्य पुस्तक में से ही करना है, वहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।